आज अपन अगला भाग पढ़ेंगे रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। यानी यहाँ क्या होता है कि ये महामारी फैल जाती है उसमें। जो रिंडरपेस्ट या मवेशी यानी ये बीमारी है पशुओं के अंदर फैल जाती है। तो इसका देखो क्या असर पड़ता है। देखिए अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यानी 1890 के दशक यानी 1900 के अंत के अगर बात करें तो यहाँ पर एक महामारी फैल गई। इस महामारी का नाम है रिंडरपेस्ट और बहुत तेज़ी से ये पशुओं के अंदर फैल रही थी और मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। तो इस बीमारी की वजह से यानी जो ये मवेशी इन पशुओं के अंदर जो मवेशी का मतलब पशु, तो इसके अंतर्गत ये फैलने वाली बीमारी के लोगों की आजीविका यानी जो कमाने का साधन था वो यहाँ खत्म हो गया और अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा। यानी आजीविका का पर और अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा इस बीमारी की वजह से। ये इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। तो औपनिवेशिक ताकत मतलब दूसरे जो अंग्रेज है ब्रिटेनी जो यूरोपीय कंपनियां वो जो वहाँ पर शासन कर रही थी तो इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों से इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी में भी हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में डाल दिया गया। तो इसका उदाहरण ये चला कि जो हमले है विजय है इस युग में ही ज़्यादा उस समय घटना घटित हो रही थी। तो इस बीमारी से हजारों लोगों के जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया था। तो इसका इतना असर हुआ कि हजारों लोगों का जीवन बदल यानी जीवन पर असर पड़ा और उनका भाग्य भाग्य है वो बदल दिया था। तो इसमें यहाँ पर देखो दुनिया के संबंधों में एक नई स्थिति यहाँ पैदा हो गई थी। देखो आगे क्या है अपन बात करते हैं कि प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही। तो अफ्रीका में जमीन की दृष्टि से कोई कमी नहीं थी, भूभाग खूब बड़ा था जबकि वहाँ की आबादी बहुत ही कम थी। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप जैसा जंगलों का देश, यहाँ पर अपन कहे तो आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पर दूर दूर तक रहते हैं, कोई पास में ज़्यादा यहाँ आबादी नहीं थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी वे कामकाजी जमीन और पालतू पशुओं के सहारे चलता रहता था। तो ये यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सदियों तक अफ्रीका के जो लोग थे उनकी जिंदगी किस पर जमीन से और पालतू पशुओं को पालने से उनका जीवन गुजारा वो चल रहा था। वैसे देखो सबसे वैसे मनुष्य की उत्पत्ति अपन बात करते हैं तो इस अफ्रीका महाद्वीप में ही हुई थी और ये ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो यूरोपीय कंपनियों ने ज़्यादातर इन पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरह इनका काम क्या था, ज़मीन पर कृषि करना और इन्हीं पशुओं को चराना। अब देखो वे पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था क्योंकि वो न तो कोई पैसे पर उनको वेतन देना पड़ता था और न ही दूसरे वो काम करने जाते थे। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिनके वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। तो उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिनके वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। इसका तात्पर्य ये है कि 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका महाद्वीप ऐसे उपभोक्ता यानी उपभोक्ता मतलब जो खर्च करता है कुछ चीज़ें है ना वो उससे कहते हैं उपभोक्ता। जैसे अपन कोई चीनी लेकर के अपन उसको काम में लेते तो अपन क्या हो गए उपभोक्ता हो गए। तो उपभोक्ता सामान बहुत ही कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से अपने वेतन से वो खरीद सके इतने उनके पास पैसे नहीं थे अफ्रीका वासियों के। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी तो शायद आपको ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। तो उनको क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप अपना अफ्रीका महाद्वीप में जो लोग रहते थे तो वो अपना काम चला लेते थे। उनको ज़्यादा वेतन की क्या है कि अन्य काम की उनकी ज़रूरत नहीं थी। वो अपने पशुओं से अपनी ज़मीन से वो काम चला लेते थे।
आगे देखो अपन बात करते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। तो देखो ये यूरोपीय ताकतें अंग्रेज है, अंग्रेज है, फ्रेंच है, पुर्तगाली है, डच है, ये क्या है कि इस क्षेत्र पर नजर गाड़ ली कि यहाँ पर बड़ा भू क्षेत्र मिल जाएगा और खनिजों का बड़ा भंडार मिल जाएगा। तो वहाँ पर इन कंपनियों की यहाँ पर अफ्रीका की तरफ नज़र फैली, इस अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। और यूरोप लोग बात करते हैं तो यूरोप लोग हैं वो अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे। अब ये यूरोपीय लोग क्या है उनका शोषण करना चाहते थे, बागानी खेती करने चाहते थे, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये यहाँ खेती करना चाहते हैं ताकि उनको आर्थिक लाभ हो। और खदानों का दोहन, खदानों मतलब वहाँ से खनिज निकालना ये चाहते थे यूरोपवासी, ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी, देखो क्या समस्या पेश आई इसमें, एक बार ये मिटा देता हूँ, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। अब ये यूरोप लोग हैं वो ये चाहते थे कि अपने इस बड़े भूभाग पर अधिकार कर लेंगे और वहाँ पर खनिज का भंडार निकल जाएगा और अपन वहाँ पर आराम से उन लोगों से काम करवा लेंगे। ये सोच कर कि यूरोपीय ताकतें वो अफ्रीका में आई थी। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। अब वो सोचा अपन को वहाँ पर मजदूर मिल जाएंगे और बागवानी कृषि है, देखो ये है ना बागवानी खेती, वो करा लेंगे, खदानों में काम करेंगे। लेकिन वो तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे अफ्रीकावासी। वो अपनी ज़मीन और पशुओं को पाल करके अपना गुजारा चला लेते थे। तो यहाँ पर ये यूरोपवासियों को पता नहीं था कि भाई उनको यानी अपन काम से यानी अपन काम करवा लेंगे। लेकिन ऐसा उनके उल्टा हुआ कि उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी तनख्वाह की, अफ्रीका वासियों को। अब देखो मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास से रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिया, लेकिन ये बात नहीं बनी और उन पर भारी भरकम लाद यानी भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था। तो अब देखो यहाँ होता क्या है कि जब मजदूर तैयार नहीं हुए तनख्वाह के बदले में काम करने के लिए, तो मालिक है उन्होंने ऐसे हथकंडे अपनाए, तरह तरह के नियम कि उन पर क्या है भारी भरकम कर ला दिए गए, यानी इन अफ्रीका वासियों पर की कर लगा दिए ताकि ये अपन के तरफ अपनी बात मान ले। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर कर लगा दिया गया था ताकि ये लोग मजबूरी में होकर उनको काम करना पड़ेगा। तो ये कर है, वो टैक्स है, ये बढ़ा दिया था यूरोपीय वासियों ने। अब देखो आगे क्या होता है, ये देखो आपको चित्र दिखाई देगा, देखो एक बार इसको देख लीजिए, ऊपर एक और चला गया था, क्या आप देख सकते हो ये चित्र, इसमें क्या दे रखा है, ट्रांसवाल सर्वोन्नत खानों तक आवागमन। तो ये दे रखा है विज नदी के पार करना ट्रांसवाला की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा आसान रास्ता था। और विटोटस्टेड में सोने की खोज के बाद दो बीमारियों और मौत की आशंका के हुए रास्ते कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाके को और दौड़ पड़े थे। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन अफ्रीका का हिस्सा 20% से ऊपर जा चुका था। अब देखो यहाँ पर सोने के लिए कंपनियां क्या होड़ मचा ली थी उन्होंने इस जगह से ना, ट्रांसवाल स्वर्ण का तो सोने की खाने हैं सबसे बड़ी, जो सोने की खाने हैं यहाँ निकली तो वो यूरोपीय कंपनियां ज़्यादा यहाँ आकर्षित हो गई। ये 1887 की बात है। अब देखो आगे अपन इस चित्र की बात करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते हुए मजदूर। देखो ये किस तरह मजदूर दिखाई दे रहे हैं जो सोने की खानों में खुदाई कर रहे थे। ये यूरोपवासी क्या कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। अब अपन आगे बात करते हैं, देखो यहाँ देखिए ये बीच में क्या गया, जब करदाता, देखो कि जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो, काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। अब काश्तकारों ने को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उन्हें ऐसा उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए थे इन यूरोपीय वासियों ने। और नए कानून में ये व्यवस्था कर दी गई
कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, कि भाई परिवार के एक सदस्य किसी को ही अपने माता पिता की जो संपत्ति है वो मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया। ये कानून इसलिए बनाया ताकि वो लोग मजदूरी कर सके। तो यानी परिवार के जो पैतृक संपत्ति है उस पर केवल एक ही सदस्य का हक है, उनको अधिकार मिलेगा। बाकी है क्या करें, मजदूरी करेंगे, और मजदूरी करेंगे तो यूरोपवासियों को क्या है, ये मजदूर मिल जाएंगे और उनका काम चल जाएगा। तो खान कर्मियों को बाड़ू में बंदी कर दिया गया। अब ज़बरदस्ती देखो यहाँ पर जो खान कर्मी है, काम करने वाले, उनको बड़े बड़े बाड़ू में बंद कर दिया। इनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब देखो बेचारों को किस तरह यहाँ पाबंदी कर दिया था अफ्रीका वासियों को। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है। तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। तो ये बीमारी याद रखना भाई, यहाँ पर रिंडरपेस्ट है वो बीमारी अफ्रीका में फैल गई थी। और किन में थी, ये पशु में थी। अब देखो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी थी। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी है 1880 के आसपास दशक में दिखाई दी थी। और इस समय पूरी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। अब क्या है देखो, पूर्वी अफ्रीका जो एरिट्रियाई पर हमला कर रहे इतालवी सैनिक है ना, उन इतालवी सैनिकों को पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाना पड़ता था। तो ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए इन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। तो ये जो बीमारी है, ब्रिटिश जो अंग्रेज है वो एशिया से जो जानवर लाते थे उन जानवरों से यहाँ अफ्रीका में ये बीमारी पहुँच गई थी। कौन सी, रिंडरपेस्ट। अब देखो आगे और बात करेंगे। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में महाद्वीप के दाखिल होने वाली बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी थी। ये बीमारी है अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में शुरुआत हुई थी और ये पूरी पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी थी। और 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक तट पर जा पहुंची थी। 1892 के अंदर अफ्रीका के अटलांटिक जो तट है वहाँ पर ये पहुंच गई। 5 साल बाद केप अफ्रीका का यानी दूर दक्षिणी हिस्सा, ये केप है जो स्थान है अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है ये, और तभी वहाँ भी पहुँच गई थी। और रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद में सुला दिया। अब देखो यहाँ पर 100 में से 90% यहाँ पर पशु मारे गए थे, इस बीमारी से वो मर गए थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो आगे क्या होता है कि पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकाओं की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अब उनकी रोजी रोटी का काम ही था भाई पशु या जमीन। तो ये उनके रोटी के लाले पड़ने लग गए थे। अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीका को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों और खान मालिकों और औपनिवेशिक की सरकारों ने बचे कुचे पशुओं को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब ये यूरोपियों के लिए और आसान हो गया, क्योंकि वो जो श्रम यानी जो मजदूर थे उनको बागानों में काम करवाने के लिए वो रख लिए, और बड़े बड़े खान के मालिक थे वो भी मजदूरों को यहाँ रख लिए। औपनिवेशिक ये जो दे रखा है ना कि औपनिवेशिक, ये क्या हो रहा है बीच में, कि औपनिवेशिक की सरकारों ने बच्चे कुच्चे पशु है वो भी उन्होंने 10% बच्चे वो भी क्या अपने कब्जे में ले लिए, ताकि क्या है यहाँ पर अपने वो काम कर सके। इसलिए जो 10% बच्चे कुछ पशु थे उनको अपने कब्जे में ले ली यूरोपीय वासियों ने। और अब क्या है, अफ्रीका जीतने वे गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। अब इनको ये मौका मिल गया कि अफ्रीका को आराम से अपने अंडर में ले लिया था। तो इस तरह देखो ये क्या हो गया बीच में, ये क्या हो गया।
कहाँ चला गया वो? हम्म, फाइल कहाँ गई? तो देखिए आगे 19वीं सदी की दुनिया, देखो अपन थोड़ा सा ये हट गया था कि 19वीं सदी की दुनिया में इन भागों पर पश्चिमी, देखो इसमें प्रॉब्लम हो गई कि 19वीं सदी की, अंदर क्यों है ये? कि 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही, यानी 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जा सकती है। तो 19वीं सदी दुनिया में इन भागों पर क्या है, पश्चिमी आक्रमण, यानी ये जो यूरोपवासी पश्चिमी थे उन्होंने यहाँ इस तरह उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और अफ्रीका महाद्वीप पर क्या है कब्जा कर लिया था यूरोपीय कंपनी ने। कल अपन पढ़ेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। आज इतना ही, धन्यवाद।